कि हर्षित ने जब पहली बार एसएससी जेई का फॉर्म भरा था तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, और जब दोबारा फॉर्म फिल किए थे, जब दोबारा इन्होंने पेपर दिया था तो इनको बीआरओ मिला था। और इनको खुद पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि मैं इस बार सीपीडब्ल्यूडी मुझे लेना है। हाँ जी। मम्मी थोड़ा शौक में थी कि आ गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं अपसेट था कि रिजल्ट नहीं आ रहा। काफ़ी थोड़ा लगने लगता कि 3 मंथ्स हो गए थे। तो बोले कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि तुम लेकर आओगे। अच्छा हर्षित, यहाँ पर मैं आपसे एक पॉइंट और पूछना चाहूँगा कि कई हमारे ऐसे भाई हैं या हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो इस बार बहुत मेहनत किए हैं लेकिन 2024 में मेंस दिए हैं, कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। जी। उनके लिए आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपकी सोच है, क्या बोलना चाहेंगे सर उनको आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की, एसएससी जेई की, एक पूरा अपने आप में एक तपस्या होती है। तो तपस्या करने में थोड़ा समय लगता है, कई जल्दी सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, लगातार सफलता मिलेगी। बस आप अपनी कमियों पे काम कीजिए, दूसरों की बात मत सुनिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है हर्षित खरे, जिन्होंने एसएससी जेई के अंदर ओवरऑल रैंक जिनकी है 10 है, और अगर सिविल के अंदर देखा जाए तो इनकी रैंक 9 है। मेरे भाई, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट या इतिहास ऐसे नहीं रचे जाते। इतिहास में कई ऐसे निर्णय होते हैं जो आपको इतिहास रचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं कि हर्षित ने जब पहली बार एसएससी जेई का फॉर्म भरा था तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, और जब दोबारा फॉर्म फिल किए थे, जब दोबारा इन्होंने पेपर दिया था तो इनको बीआरओ मिला था। और इनको खुद पर इतना ज्यादा विश्वास था कि मैं इस बार सीपीडब्ल्यूडी मुझे लेना है। और फिर से जब इन्होंने तीसरी बार ट्राई किया, तब इन्होंने 9वीं रैंक हासिल किया सीपीडब्ल्यूडी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू हर्षित। थैंक यू सर। और कैसा फील कर रहे हैं भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं यहाँ पर हर्षित से कई पॉइंट पर बात करने वाला हूँ जो आप सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। मैं बताऊं, यहाँ पर कई ऐसे पॉइंट होंगे जो आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे, और कई ऐसे पॉइंट होंगे जो आप लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे अपनी इस जर्नी में। ठीक ना? तो सारे पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा, और फिर उस पर थोड़ा सा विचार करिएगा कि हर्षित ने क्या क्या पॉइंट अपनाए थे अपने लाइफ में, जिसके वजह से इनको सीपीडब्ल्यूडी में 9वीं रैंक, ऑल इंडिया रैंक बहुत बड़ी बात होती है सर। ठीक ना? तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपका टाइम टेबल क्या था, आपकी जर्नी कैसे थी, आपके स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाया था, टेस्ट सीरीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सारे पॉइंट में मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए हर्षित कि जब आपका रिजल्ट आया था तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आ जाएगा। तो मैं बाहर ही था घर से, तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया है, देखा तुमने? मैंने बोला हम्म। मैं तो अभी नहीं देखा। तो बोला रुको मैं देख के बताता हूँ। तो उसने चेक किया, तो फिर उसने बोला, वो सीपीडब्ल्यूडी में ही है, मेरा फ्रेंड है, उसका लास्ट टाइम हुआ था। तो ओके। फिर वो बोला अरे मुबारक को, मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। तो मैंने कहा मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा मतलब घबराया होता क्या होगा। तो हम्म। बोला कि सीपीडब्ल्यूडी मिला है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से दौड़ के घर आ गया, घर से थोड़ा पास में ही था। फिर घर में पेरेंट्स, सबसे पहले मम्मी को बताया। हाँ जी। मम्मी थोड़ा शौक में थी कि आ गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं अपसेट था कि रिजल्ट नहीं आ रहा। काफी थोड़ा लगने लगता कि 3 मंथ्स हो गए थे। बट ओके। जब उन्हें पता चला, जब मैंने बोला कि सीपीडब्ल्यू, वो लेटी हुई थी, तो मैंने बोला, तो पहले उन्हें समझ में नहीं आया क्या। तो मैंने बोला कि आ गया रिजल्ट, सीपीडब्ल्यू मिला है। तो हाँ फिर वो हाँ। खुश हुई कि चलो अच्छा है, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। ओके। तो अच्छा, आप एक चीज बताइए, थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी कैसी थी, संघर्षपूर्ण थी या नॉर्मल ही थी? संघर्ष तो था सर, क्योंकि पहले जब मैंने पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया था, तो मतलब मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था तब। तो मुझे हम्म। ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने गेट का एग्जाम दिया था, तो मुझे उसी तरह लगा कि नॉन टेक वगैरह था। तो फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था 2021 में। फिर जब मैंने 2022 में फॉर्म भरा तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब 2022 में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर 23 में मैंने जब दिया तो मुझे बीआरओ मिला। ओके। लास्ट में एक दो क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो गए थे, तो फिर मुझे सीडब्ल्यूसी की उम्मीद थी, बट मुझे बीआरओ मिल पाया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा ट्राई करेंगे। जब फिर मैंने फिर जो कमियां थी उन पर काम किया।
और अच्छे से नॉन टेक भी कवर, क्योंकि पहले मैं नॉन टेक पे इतना फोकस नहीं करता था, टेक टेक करता था। पर थोड़ा मैंने नॉन टेक पे भी फोकस किया और टेस्ट दिए, रिवीजन थोड़ा देखा, तो उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ। ओके। तो आपकी रैंक 9th आई। जितनी समय रैंक आई होगी तो यार आपने रैंक देखा, रैंक चेक किया, तो उतनी जी। समय मतलब यार एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। हाँ सर, मतलब इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि टॉप 10 में आ जाएगी, बट इतना था कि अच्छा CPWD मिल सकता है या MES, इतनी उम्मीद थी कि मिल जाएगा। बट CPWD मिल जाएगा, उसमें भी टॉप 10 में आ जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। तो तो जब ठीक है, देखा आपने और किस जबकि तरीके से। दोस्तों को बताया तो वो बोले कि हाँ, दोस्तों को जब बताए जी, फिर क्या हुआ? तो बोले कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि तुम लेकर आओगे। बिल्कुल, उम्मीद बात अपनी जगह होती है। भाई आपकी मेहनत, आपकी उम्मीद ऑटोमेटिक, जी जब आप बहुत अच्छे लेवल तक मेहनत करते हैं ना, तो आपको जैसे उम्मीद नहीं थी कि आपकी 10वीं रैंक आ सकती है। कुछ बच्चों को ऐसे होते हैं ना, जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है उनको कि यार ऐसा हो सकता है। जी अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपसे बात जी। करूं, तो अब मैं कुछ अपने पॉइंट्स पर बात आता हूं। आपका टाइम टेबल क्या था? सर मेरा ये था कि जब मैं मॉर्निंग उठने के बाद अपना पैसा ना होने के बाद चाय वगैरह लेने के बाद मैं बैठ जाता था पढ़ने। तो मॉर्निंग के टाइम में मोस्टली रीडिंग को देता था, जैसे कोई सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, तो उसमें डेटा भी होता, थ्योरी भी रिवाइज, क्योंकि SSC जेई जैसे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस काफी आते हैं। अगर आप गेट और SSC जेई या अन्य उस तरीके एग्जाम में तुलना करें तो थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, जो BMC हो गया आपका, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, सर्वे हो गया, ये ज्यादा आते हैं, इसमें थ्योरी ही होती है। तो उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अगर हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो जो पॉइंट्स हैं, जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, IS कोड्स हैं, जो वो माइंड से स्किप हो जाते। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे मोस्टली यही करता था कि जो भी मैंने डेटा पढ़ा है लास्ट 2 डेज में, 3 डेज में, एक दिन पहले, तो मैं उसको रिवाइज करता था, डेटा और थ्योरीज को। और इवनिंग के टाइम पे या दिन के टाइम पे मैं प्रैक्टिस को देता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज लगाना, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत हुए वो देखना, मैं इतना करता था। तो एक दिन में नियर अबाउट कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? सर ऐसे मैं काउंट तो नहीं करता था, मैं टारगेट बनाता था कि आज इस सब्जेक्ट में इतना करना है, तो कभी कभी 7-8 घंटे भी हो जाते थे, कभी कभी एंड एंड में एग्जाम के नियर बाई 10-12 घंटे, 13 घंटे भी हो हुए हैं। वाह। तो बट क्या मोस्टली रेगुलरिटी मोस्टली मेंटेन रहती थी? हाँ सर, ट्राई करता था रेगुलरिटी मेंटेन। मेरा मतलब मैं बताऊं सर कि मैं मेरा एक था, मेरा फोकस ही कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। भले ही मैं किसी दिन अगर मेरा बहुत कुछ काम आ गया, कुछ और हो गया, तो मैं कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैं स्किप नहीं करता था। मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा बहुत कम दिन गए होंगे जिस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर ओके। कुछ नहीं है तो मैं फोन में कोई मैंने फोटोज वगैरह ले ली, स्क्रीन शॉट्स ले लिए, या कोई क्विज वगैरह कर लिए टेलीग्राम पे, या कोई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो एप्स वगैरह आते हैं उस पर जो पेपर्स रहते हैं वो देख ली। मैंने कोई दिन वेस्ट नहीं किया कि सपोज मैं कहीं ट्रैवल कर रहा तो ट्रैवलिंग में भी मैं क्विज कर ली मैंने कोई, या कुछ मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डेटा के, तो वो देख लेता था। ओके, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सिंपल सी जी जी बात है, अगर आपने 5 दिन पढ़ा 8-8 घंटे और इसके बाद 3 दिन नहीं पढ़े, तो अगर उसका आप एवरेज देखेंगे तो बहुत लो निकल कर आता है। जो आपका जी। एक माइंड सेट होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक ना? किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट की अगर बात करूं, RRB, SSC जेई या UPPSC, UPSSC जेई, RPSC, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट कितना, एक जैसे चक्र होता है, और अगर वो चक्र को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये सीक्वेंस की अगर बात करूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद आपके बाद PYQ, MCQ, उसके बाद टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का रिवीजन। और ये यही साइकिल आपकी चलती रहनी चाहिए। कुछ बच्चे करते क्या है कि कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं, PYQ लगाते हैं और टेस्ट सीरीज में चले जाते हैं, तो वहां से उनको बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, या आप ये कह सकते हैं कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक चीज आप बताइएगा हर्षित भाई, कि जब आप डिमोटिवेट होते थे, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं एक समय ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, उस समय पर आप अपने आप को किस तरीके से और कैसे मोटिवेट करते थे? सर डिमोटिवेट तो सर जब होता था तो मोस्टली घर वालों से, पेरेंट्स से बात, तो मेरे फ्रेंड्स सर बहुत, मेरा फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, जो सिलेक्ट भी हो गए, जो नहीं भी हुए, तो उनसे बात करता था। वो हमेशा बोलते थे कि नहीं यार, तुम्हारा होगा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तो उससे एक आता था कि हाँ यार, और जो साथ के दोस्त थे जो हो गए पहले, मतलब मेरा ये रहा है कि मेरे फ्रेंड सर्किल में वैसे अच्छे दोस्त रहे। और
तो वो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं यार तुम कर लोगे, थोड़ा लक इस बार खराब रहा या कुछ भी कहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसे हाँ। एग्जाम से हुए जहाँ मेरा पेपर अच्छा रहा बट मैं वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, तो थोड़ा डिमोटिवेशन आता था कि यार इतना एफर्ट किया, पेपर भी अच्छा रहा बट नहीं हो पाया। जैसे लास्ट ईयर भी प्री में अच्छे मार्क्स थे, मेंस भी ठीक हुआ था, बट लास्ट में 2-3 क्वेश्चन की वजह से डिपार्टमेंट चेंज हो गया। तो लेकिन फिर और जब मेरी ज्वाइनिंग जब आई थी बीआरओ की, तो तब भी फिर मैंने जब डिसीजन लिया था कि मैं बीआरओ स्किप कर रहा हूँ, तब भी दोस्त बोले कि कोई बात नहीं, तू कर लेगा आराम से, स्किप बहुत कर देगा बड़ी जब देना। बात होती है एक जॉब हाथ में आने। हर्षित, मेरा अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक चीज बताइएगा कि आपको शायद याद होगा कि इस बार आपके प्री में कितने नंबर थे, मेंस में कितने नंबर थे? जी प्री में मेरे जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए थे सर, वो 140.93 थे। और ओके। मेंस में जो मेरी जो आंसर की आई थी उससे मैंने चेक किया तो मेरे 227 मार्क्स थे। तो टोटल मेरा 367.93 मार्क्स हो रहे थे। ओके, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन मींस में गलत भी थे, उसके भी नंबर जी बने जी होंगे। हाँ प्री आप उसके किस बाद तरीके से ट्रेकल किए थे जिससे आपके 140 मार्क्स आए? जैसे कि सर यहाँ पर दो मैंने पार्ट होता है, रीजनिंग साइंस एक में आ गया और एक में टेक्निकल, तो टेक्निकल और इनको कैसे एक साथ हैंडल किए थे आप? टेक्निकल का तो सर मेरा मेन फोकस था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज, बस ये किया। मेरे जो नोट्स थे और हम्म। उन्हीं से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स सर मैंने कोई हैंडबुक इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की। मैं जो अपने नोट्स से उनसे एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाता था और उसमें ही ऐड ऑन करता रहता था जो भी चीज़ें मुझे क्या नाम मिलती थी। कोई क्वेश्चन मिल गया, कोई कॉन्सेप्ट मिल गया, कोई जिसे टेस्ट सीरीज से प्रीवियस ईयर से, तो मैं उसमें ऐड ऑन कर लेता था। और उसके बाद सर जो नॉन टेक का पोर्शन है उसमें सर जीएस में मैंने प्रीवियस एसएससी के ऑल एग्जाम की प्रीवियस ईयर की किसी भी पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते। तो मैंने एक पब्लिकेशन की बुक ली थी, उसमें सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने वो क्वेश्चंस लगाए थे जीएस के लिए। ओके। एसएससी के सारे, एसएससी के जो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, उसमें सारे के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन थे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक हो गया था, तो मैंने उससे बार बार 2-3 बार क्वेश्चन लगाए। और रीजनिंग के लिए सर मैं एक डेली रीजनिंग का मॉक दे देता था 50 क्वेश्चन। तो हम्म। जो टॉपिक मुझे फंसता था तो मैंने उस टॉपिक का यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेता था, या किसी दोस्त से पूछ लिया कि ये भाई कैसे करते हैं इसमें। तो ऐसे ऐसे करके डेली मैंने 50-50 क्वेश्चन के मॉक लगाए और जीएस में मैंने क्वेश्चंस लगाए और टेक्निकल में आपके कितने मार्क्स थे? थे। टेक्निकल में मेरे प्रीलिम्स में 74.66 मार्क्स थे। 75। हाँ सर। और रीजनिंग? अच्छा, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। जी तो जी वहां जी। पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, तो उस फैक्टर को कैसे निकलना है, फैक्टर से कैसे निकलना है? रीजनिंग का यही है कि सर रीजनिंग की जितनी ज्यादा मॉक के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन, जैसे कुछ लोग करते बुक से क्वेश्चन लगा रहे रीजनिंग के आराम से, तो वो हम्म। आपको माइंड में दिमाग कहता है कि टाइम की कोई कंस्टेंट नहीं है, तो आप आराम से लगाते हो भी जाते। बट आपको एग्जाम में बगल में क्लॉक चलती रहेगी, तो आपको उसके हिसाब से मोबाइल में, फोन में या लैपटॉप में उसको घड़ी को दिमाग में रख के लगाने हैं वो क्वेश्चन कि मुझे, जैसे मैं कोई टेस्ट दे रहा तो मुझे 25 मिनट्स में, 30 मिनट में, 35 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने। तब आप उस पोजीशन में आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा, वो आपका रियल चेकअप है कि आप 50 क्वेश्चन कैसे कर पा रहे, ना कि आप बुक से या आराम से रिलैक्स होकर लगा रहे। तो मैं सर मोस्टली मैंने रीजनिंग किसी बुक से नहीं लगाई, मैं मोस्टली एसएससी के जो प्रीवियस ईयर था उनके मॉक के फॉर्म में दे देता था। ओके। तो अच्छा, मेंस की तैयारी फिर आपने कैसे किया था? जैसे प्री आपने बहुत अच्छे से किया, तो मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से तैयारी करनी पड़ी थी कि यही प्री नहीं वाला सर, ही अलग से तो टेक्निकल? कोई तैयारी नहीं की मैंने। नोट्स वगैरह सब मेरे सेम थे, बस प्रैक्टिस ज्यादा की मेंस के लिए और थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन लगाए। ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ सब्जेक्ट्स में तो जरूरी लगा। और बाकी एसएससी के प्रीवियस ईयर भी 2-3 बार और लगाए थे और टेस्ट दिए। और फिर मेरा मोस्टली फोकस था जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो डेटा है, आईएएस कोड्स वगैरह हैं, और जो थ्योरी के पॉइंट्स है वो कवर हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा गेट की प्रिपरेशन करे हुए था पहले से। तो न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी। मेरा मेन फोकस था कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो थ्योरी है, डेटा है, जो चीज़ें फील्ड वर्क से रिलेटेड हैं, तो वो माइंड में बार बार रिवाइज हो जाए। अच्छा हर्षित, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, या स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से थे? सर जो स्ट्रक्चरल वाला पोर्शन था वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, जैसे सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, और जो वाटर में एनवायरनमेंट भी मुझे अच्छा लगता था, और सॉइल मैकेनिक्स भी, सॉइल सॉइल भी मुझे अच्छा लगता था, जिसमें मुझे ज़्यादा मजा आता था पढ़ने में। ओके। तो वीक सब्जेक्ट कौन से फिर थे आपके?
सर वीक जैसे इसमें डेटा बहुत ज्यादा होता था, मतलब कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार कितना डेटा याद करें, इतने इतनी थ्योरी से बीएमसी, मतलब वीक तो नहीं कहूंगा, कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे, तो लगता था कि जैसे और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में क्वेश्चन लगाते रहो तो बोर नहीं होते। हाँ बिल्कुल बीएमसी सही। एस्टिमेशन में थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। वीक तो नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि लेस इंटरेस्ट बोल सकता हूँ। तो उसको कैसे आप ओवरकम किए? सर मैंने वही, मैं क्योंकि मुझे पता था कि मेरी वीकनेस है, तो मैं डेली उठ के मैंने एंड में तो मैंने यही किया था कि डेली एक चैप्टर बीएमसी का, डेली एक चैप्टर एस्टिमेशन का, और अगर हो सके तो सर्वे के जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट कम है, मैं उनको जरूर पढ़ता था। मॉर्निंग उठ के जल्दी जल्दी दो एक डेढ़ घंटे में कवर कर लेता था, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता था कि यही सब्जेक्ट मुझे एंड में प्रॉब्लम देंगे। और एसएससी 2023 के मेंस में भी मेरे जो इजी इजी दो तीन क्वेश्चन गलत हुए थे इन्हीं सब्जेक्ट से हुए थे, तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ पे काम करना बिल्कुल, क्योंकि होता ही है कि आपका जो एसएससी जेई होता है वहां पर टेक्निकल पेपर होता है ना, वहां पर जो न्यूमेरिकल का रोल 10 से 20% ही होता है, सेवेंटी है। टू जी एट्टी जी। परसेंट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, और यस थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कुछ यस यहाँ पर और बच्चे होते हैं डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, 2 3 साल का पीवाईक्यू लगा लिए और उन देख देख के आंसर लगाते हैं। मालूम है कैसे करते हैं? बहुत बच्चों से जैसे बात होती है कि आप एसएससी जेई का जैसे पीवाईक्यू 2023 का हमने उठाया, देखे आंसर देखे, क्या ये भी एक सिस्टम है ऐसा पढ़ने का? सर, ये तरीका तब फॉलो कर सकते जब हम लोग इनिशियल फेज में तैयारी में हैं, और हम लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जो चीज आप सीख गए हैं तो फिर आप अपने नोट्स ही मोस्टली फॉलो करें। मेरा मतलब मैं अपना बता देता हूँ मैं कैसे करता था। पहले मैं किसी भी कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ रहा तो पहले मैं उसको पढ़ता था, फिर मैं उसके क्वेश्चन लगाता था, फिर जो गलत होते थे फिर मैं उस चीज को पढ़ता था, फिर मैं क्वेश्चन लगाए, फिर मैं जाके उसकी टेस्ट देता था, फिर जो गलतियां हुई फिर वो नोट्स में ऐड करता था। फिर भी जो मेरा एक कॉम्पैक्ट पूरा नोट्स या जो शॉर्ट नोट्स तैयार होता था मैं उसको फिर बार बार पढ़ता था। नोट्स। अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स का कई बार जिक्र किया, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं भाई? बच्चों को एक सर बार थोड़ा शॉर्ट सा आइडिया। शॉर्ट नोट कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ साथ बनाते जाते हैं, वो भी तरीका सही है। मैं कैसे बनाता था, सपोज मैंने सॉइल पढ़ लिया, जी। सॉइल के बाद मैं सॉइल की एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर करूंगा, जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो दूंगा। इन तीनों में जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मैं उनको शॉर्ट नोट्स में लिखूंगा, सारी चीजें नहीं लिखूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऐड ऑन कर दूंगा, बट सारा नहीं लिखूंगा। बच्चे पूरा कहानी लिख लेते हैं उसमें, फिर उसको पढ़ने में बोर लगता है हम लोगों को। ओके, तो क्योंकि रिवीजन शॉर्ट कितना नोट इंपॉर्टेंट होता है भाई? रिवीजन और टेस्ट सर सीरीज दोनों बताइएगा, कितना इंपॉर्टेंट रोल सर प्ले करता दोनों है? प्रिपरेशन में आपके नोट्स, आपका हो गया 30% नोट्स, 30 to 50% नोट्स मान लो, बाकी 50% रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज होती है। जी क्योंकि जी। नोट्स आप बना लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं लगाओगे, नए तरह के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी बार बार। और बिल्कुल सही बात। रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों के एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, अगर आपका रिवीजन अच्छा होगा तो टेस्ट सीरीज अच्छी जाएगी। आप टेस्ट दोगे, गलती करोगे, तो आप दोबारा रिवीजन पे आओगे, आपको लगेगा कि चीज भूल गई। तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, आपको दोनों को करना। अगर कोई बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा फिर सिर्फ टेस्ट दे रहा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। और सब सिर्फ वो टेस्ट दे रहा फिर वही दोबारा टेस्ट दे रहा। कुछ बच्चे में मेरे जान पहचान के थे, वो टेस्ट दिए, फिर अगले दिन टेस्ट दे रहे, फिर अगले दिन 50 टेस्ट दे दिए, लेकिन वो गलती नहीं समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, तो उससे कोई अपनी फायदा नहीं। गलती आप को भी टेस्ट दो। पहचानना होता है। यस सर। आप भले ही कम टेस्ट दो, लेकिन उससे आप आउटपुट ज्यादा लेने का प्रयास करो। मेरा ये बिल्कुल, मानना है। मैंने आपने जो इतने भी। इतने ज्यादा मॉक मॉक नहीं दिए थे मैंने मेंस के लिए, क्योंकि मैं हम्म। जानता था कि ज्यादा क्वेश्चंस लगाने जाऊंगा तो चीजें रिवाइज नहीं कर पाऊंगा उतना ज्यादा। तो मैंने लिमिटेड मॉक लगाए थे एक सफिशिएंट नंबर में, बट इतने ज्यादा नहीं लगाए थे कि मैं बार बार उसी में खो जा रहा हूँ। मैंने बिल्कुल। रिवीजन पे मेन फोकस किया था एंड के टाइम। तो लेकिन आपने पहले प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से तैयार कर लिए थे ना, तो वहां पर आपको पता चल गया था। लेकिन एक चीज जी ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सिली मिस्टेक का पता चलता है कि जी कहाँ पर आपसे सिली मिस्टेक होती हैं। जैसे अगर आपको 2022 वाले में अगर आपने सिली मिस्टेक ना किया होता 3 क्वेश्चन में, तो आपका तब एमईएस मिल गया होता। जब आपको यस एमईएस मिल गया होता तो आप एमईएस नहीं छोड़ते। यस मानते हैं बात? तो जब यस यस। एमईएस नहीं छोड़ते तो आज मैं सीपीडब्ल्यूडी तो में यही थोड़ा सा। बोलता है कि अगर तो मुझे लास्ट ईयर ही मुझे एमईएस या सीडब्ल्यू से मिल जाता तो हो सकता है मैं सी आर एग्जाम ही ना देता। आगे आगे जो एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह या स्टेटी वगैरह उस पर अपना पूरा फोकस कर देता। लेकिन जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने कहा नहीं, मैं एक बार एसएससी जेई से सीपीडब्ल्यूडी लूंगा, उसके बाद आगे देखूंगा। वाह, बहुत बढ़िया यार हर्षित। अच्छा हर्षित, यहाँ पर मैं आपसे एक पॉइंट और पूछना चाहूंगा कि कई हमारे ऐसे भाई हैं या हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो इस बार बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन 2024 में मेंस दिए हैं, कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए।
जी। उनके लिए आपका आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपकी सोच है, क्या बोलना चाहेंगे सर उनको आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की, एसएससी जेई की, एक पूरा अपने आप में एक तपस्या होती है। तो तपस्या करने में थोड़ा समय लगता है, कई जल्दी सफलता नहीं मिलती। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, लगातार सफलता मिलेगी। बस आप अपनी कमियों पे काम कीजिए, दूसरों की बात मत सुनिए कि दूसरे हो सकता है आपको लगता हो कुछ लोग आपसे कम मेहनत में सफल हो गए, कुछ लोग ने आपसे ज्यादा की, आपने कम। आप बार बार वही गलतियां मत दोहराइए। गल- गलतियों से सीख लीजिए कि मैंने इस बार क्या गलती की थी, नॉन टेक नहीं पढ़ा। जैसे मुझे पता था कि मैंने 2023 में नॉन टेक पे थोड़ा कम फोकस किया था, प्रीलिम्स में और ज्यादा मार्क्स आ सकते थे। और मेंस में मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उन पर कम फोकस किया था, मुझे लगा था कि कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट को थोड़ा कम पढ़ता हूँ। तो मैंने जो मेरी गलतियां थी वो, मैं बता दूं कि पूरे एक साल की प्रिपरेशन में 23 और 24 में मेरे माइंड में एक ही था कि मैंने वो थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़े और नॉन टेक। रोज मेरे माइंड में वही, जब मैं सोने जाता था रात में तो मेरे माइंड में वही आता था कि काश थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ा और पढ़ लेता, उन पर ध्यान दे लेता, बीएमसी एस्टिमेशन पे तो आज ये नहीं होता, थोड़ा जीएस और पढ़ लेता, रीजनिंग थोड़ा। तो वो माइंड में चलता रहता बच्चे को, जो गलती करता है, जो मेहनत की है, तो उसके माइंड में फिर वो चीज़ सोने नहीं देती वो। बिल्कुल सही बात है। तो हर्षित भाई, यहाँ पर आपने इनके इनके तो बता दिया कि ठीक है भाई, इस बार नहीं हुआ। आप यहाँ से एक चीज जरूर सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट से, कि अगर इनको पिछले बार इनके दो क्वेश्चन सही हो गए होते तो आज ये एमईएस में होते या सीडब्ल्यूसी में होते, तो आज ये जी सीपीडब्ल्यूडी में नहीं होते। इन्होंने जी वहां पर जो भी हुआ, अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार नहीं हुआ, अगर इस बार आपका हो भी जाता तो आपको क्या मिल जाता? बीआरओ मिल जाता। लेकिन आप इस बार आप लोग और अच्छे से मेहनत करिए, और इस बार जो आपका डेस्टिनेशन है, आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है, क्या सीपीडब्ल्यूडी, वो मिल सकता है। यहाँ पर हर्षित मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। अच्छा, जो बच्चे अभी न्यू लर्नर हैं, जो इस बार 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? सर, उनको किस सबसे तरीके से पहले तैयारी करनी चाहिए? मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप एग्जाम को समझिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप उसका कंटेंट एकत्रित कीजिए, यानी उसको अपना नोट्स हैं, फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट कौन से देना, कितने देना, तो आपका जीएस कहाँ से पढ़ना, जब आप सब इकट्ठा कर लें फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। तो प्रोसेस ये रखें कि पहले रीडिंग करें किसी चीज़ की, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखें, उसके बाद उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें आप, एक या दो बार, मिनिमम मिनिमम दो बार लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप उसके टेस्ट दें, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने इतना पढ़ा था, अब मेरी ये कमी है, मुझे इस पर काम करना। जब आप ये चीज़ कर लें फिर आप उसको अपने नोट्स में ऐड कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, बार बार यही प्रोसेस करना है। और ये प्रोसेस आपको एग्जाम के 10 डेज 7 डेज तक करते रहना है ये प्रोसेस में। और आप लैग नहीं कर सकते इस चीज़ में कि नहीं 2 दिन रेस्ट कर लूँ, मैंने बहुत एफर्ट कर लिया, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो लगातार लगा हुआ ही है, वो नहीं सही बात। रुकेगा। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो अगर रात में नहीं सो रहा, तो आप आपको उससे एक, भले ही मैं कह रहा एक पेज भले ही ज्यादा पढ़ो, लेकिन आप ये सोचो कि मेरा कॉम्पिटिटर, जब भी आपको लगे डिमोटिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, कभी कभी लगता है कि बहुत पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो सोचो कि आपका कॉम्पिटिटर पढ़ ही रहा होगा अभी, तो थोड़ा सही उससे ही बात। मोटिवेशन आता है कि मुझे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी इनके पास 2025 के लिए ना 6 से 8 महीने हैं, अभी एसएससी जेई के जी। लिए भी हैं, और सर आरआरबी एक चीज जेई के लिए भी हैं। एक चीज अगर और एक ऐड बार कर, आप कौन, जी। कि कुछ बच्चे जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं कि बस मैं जाऊं, प्रीवियस मैं कहीं मार्केट से प्रीवियस ईयर ले लूं, दो चार बस टेस्ट सीरीज बस। दे दूं, बस एग्जाम देने जाऊं, हो जाए। नहीं, उस हो जाए। पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको कई बार मजा भी आता है कि हाँ, पढ़ रहे हैं, फिर दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे, इतने सब्जेक्ट्स हो गए, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, कितना क्या रह गया, ये टेस्ट दे रहा है, तो मजा भी आने जब लगता आप है। कई एकदम बार मन आप जर्नी लगाकर को उसी एंजॉय में लग करने, जाते हैं ना, तो दिमाग में जी सारी हाँ, चीजें चलती ही रहती हैं। जर्नी को एंजॉय करने लग जाता जो, तो वो हाँ, उसको सफलता भी जरूर मिलेगी और बड़ी सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। अब आप सब लोगों के लिए एक जीता जागता जागता उदाहरण हमारे साथ हर्षित भाई हैं हमारे, आप खुद देख सकते हैं। तो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तभी मिलेगी। तो अभी आप लोगों के पास 6 से 7 महीने हैं, और अभी आप लोगों के पास बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स वालों के लिए तो खासकर। तो यहाँ से हर्षित, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। इस जर्नी के दौरान इंजीनियर्स अड्डा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके साथ? जी सर, इंजीनियर्स अड्डा से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, खासकर सर आपसे, क्योंकि आपको थैंक ही यू। पता होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाउट्स वगैरह जब भी कुछ होता था पूछता रहता था कि सर इतने टेस्ट दे दिए, ये कर लिया, तो आप बताते थे कि नहीं ये कर लो, यहाँ से इतना कर लो। तो सर वो क्या है कि जीवन में एक गुरु की आवश्यकता तो सबको पड़ती है।
और बिल्कुल। अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, और जब मुझे फील होता था कि नहीं पूछना चाहिए सर से, मैं तो मैं पूछ लेता था। और मैं मेरी एक चीज़ है कि मैं कभी झिझकता नहीं था किसी से कुछ भी पूछने में। कोई मेरा जूनियर भी है तो मैं उससे ही पूछ लेता था, सीनियर भी है, सर है, मैं उससे झिझकता नहीं था, कि जो क्योंकि मुझे था कि ये चीज़ मेरी डाउट सॉल्व होनी चाहिए। तो मेरा बस यही था। नहीं, बाकी पूरी अड्डा टीम हमारी बहुत मेहनत की है यूट्यूब पर, बच्चों जी को जी बहुत फ्री ऑफ कंटेंट भी दिया है। जी जी हाँ वहां पर जैसे रजत सर, आर के सर, जी सर। दीप मनी सर, पिंकी मैम, ये सारे मेरे लोग, सर बहुत शिवम सर, नॉन बहुत टेस्टेड के मेहनत भी की है। क्वेश्चन। जी सर जी। बिल्कुल। तो हर्षित भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बच्चों को बहुत जी बेहतरीन सर चीज़ें बताएं। ये आप पॉडकास्ट देख तो रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, ये पॉडकास्ट से ये जरूर सीखिएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और आप क्या नहीं कर रहे हैं। गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, दोनों बातों पे ध्यान जी दीजिएगा। और सारी बातें जिन्होंने हर्षित भाई ने बताया है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट और आपके लिए सक्सेस स्टोरी जो है, जिससे आप मोटिवेट हो पाएं, इंजीनियर अड्डा पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। और तो मिलते हैं आपसे फिर इसी तरीके के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।